ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जूनियर हाई स्कूल के स्तर के अंतर्गत हिंदी और संस्कृत विषय की तैयारी आप किस प्रकार से करें जिसे आपको एग्जाम में अच्छे अंक मिले। यानी हिंदी संस्कृत के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो गद्य और पद्य व्याकरण होते हैं और उनसे संबंधित कुछ पाठ होते हैं और उन पाठों को कैसे हम पढ़ें और पढ़कर एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकें। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में उसे शेयर कर दें। आपके जो भी विचार होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर हिंदी और संस्कृत विषय की तैयारी आप किस प्रकार से करें जिससे एग्जाम में अच्छे अंक मिल जाए। यानी आप सभी को मालूम है कि जूनियर हाई स्कूल के स्तर के अंतर्गत हिंदी में गद्य पद्य और व्याकरण होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में होते हैं। तो हम आपको कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें आप पढ़ें और पढ़कर एग्जाम में अच्छे अंक ले लें। तो सबसे पहले हम आपको बताने का यह प्रयास करते हैं कि हिंदी में वो कौन कौन से पाठ हैं, संस्कृत में कौन कौन से पाठ हैं, जिसे पहले आप उसे पढ़ लें और पढ़ने के बाद उसे अपने एग्जाम में अंक प्राप्त करने की कोशिश करें। हम सभी को मालूम है कि भारतवर्ष में सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है वह हिंदी है और भारत की सबसे जो प्राचीन भाषा है उसे संस्कृत कही जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो बोली जाती है उसे अंग्रेजी या इंग्लिश कही जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको हिंदी विषय से संबंधित जितने प्रकरण और पाठ होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हिंदी विषय से संबंधित यहाँ पर कुछ पाठों को मैंने लिखा है और उस पाठ के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उसे आप पढ़ें। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी से संबंधित यहाँ पर आपको गद्य पद मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको आपके व्याकरण मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जो आप हिंदी में गद्य पद्य होते हैं, अब वो गद्य पद्य को किस प्रकार से पढ़ें जिससे एग्जाम में आप उसे अच्छे तरीके से लिख सके। तो चलिए सबसे पहले आपके पास गद्य, यानी गद्य एक कहानी जैसा होता है और उसके लेखक होते हैं। गद्य को जब आप पढ़ लेते हैं तो गद्य से संबंधित कुछ अंश आपके एग्जाम में दिए जाते हैं और जब एग्जाम में दिए जाते हैं तो उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं और जब आप प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का जवाब गद्य में ही, यानी जो गद्य के अंश है उन्हीं में छिपा होता है। आप उन्हें ढूंढिए और ढूंढकर अपने उत्तर पुस्तिका पर लिख लीजिए। उसके बाद जो है जब आप पद्य पढ़ेंगे तो पद्य में सबसे पहले हमको ये याद रखना होता है कि जो कविता और कविता के जो रचयिता होते हैं उनको याद रखना होता है और कविता में जो कविता के अंश होते हैं उनका हमें करना क्या होता है, ससंदर्भ व्याख्या करना होता है। यानी कविता के अंशों को पढ़ा जाता है और कविता के अंशों को पढ़कर उसका ससंदर्भ यानी संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद आपको मालूम है कि खाली स्थान आता है। तो देखिए खाली स्थान आपके पाठ से संबंधित होते हैं, यानी गद्य पद्य में ही उससे संबंधित खाली स्थान होते हैं। उसके बाद मिलान, सही गलत और उसी से संबंधित कुछ ऐसे विशेषण और विशेष होते हैं जो आपके गद्य पद्य जो पाठ होते हैं उन्हीं से संबंधित आता है। गद्य पद्य में जो पाठ आप पढ़ते हैं उन्हीं पाठों से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं और उन प्रश्नोत्तर को हमें लिखना होता है। यानी यहाँ पर आप समझिए कि गद्य पद आपने पढ़ लिया और गद्य पद जब आप पढ़े तो उससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर करना क्या है आपको है कि जो आपके हिंदी विषय में गद्य पद दिए गए हैं और सिलेबस के अनुसार उसे आप पढ़िए और पढ़कर
उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्नों के उत्तर को आप अपने दिमाग से लिखने की कोशिश करिए, अपने व्यवहार से लिखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में जो गद्य पद थे उस गद्य पद से संबंधित जितनी बातें थे उनके बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे कि हिंदी से संबंधित जो व्याकरण होते हैं, अब उन व्याकरण पर हमें कितना फोकस करना होता है। तो देखिए, आपको अभी जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर व्याकरण को पढ़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी जो ग्रामर होते हैं उसे आप पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी ग्रामर होते हैं उसे पढ़ते हैं। अगर आप अपने इन भाषाओं का यानी अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत की भाषाओं के व्याकरणों को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत यानी फायदा देगा। तो चलिए हिंदी में हम आपको बताएं कि हिंदी के व्याकरण में वह पहले कौन कौन से पाठ हैं। अब पाठों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में आप पढ़ाई करते हैं भाषा लिपि, वर्ण विचार और शब्द विचार। आगे देखते हैं कि आप संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और उसके बाद जो है दिया गया है कारक और लिंग। और उसके बाद आप देखते हैं आप संधि भी पढ़ते हैं, संधि के अलावा विराम चिन्ह पढ़ते हैं, वाक्य के भेद पढ़ते हैं। उसके बाद आप समास पढ़ते हैं, अलंकार है। उसके बाद आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं और अनेकार्थक शब्द भी पढ़ते हैं। उसके बाद आप वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तत्सम और तद्भव शब्द को भी आप पढ़ लेते हैं, और आप मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ वर्तनी होती है और वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें भी आप पढ़ते हैं। उसके बाद जो वाक्यगत अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें आपको पढ़ना होता है। और उसके बाद आप पत्र, निबंध, अपठित, गद्यांश, यानी इतने व्याकरण में जो पाठ दिए होते हैं इसे आप पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको किस पे ज़्यादा फोकस करें कि अच्छे नंबर आपको मिलें। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि जब आपको हिंदी विषय के प्रश्न पत्र मिलें तो आप उसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपके अपठित गद्यांश होते हैं उस गद्यांशों पर आप बिल्कुल फोकस करिए। गद्यांश को पढ़िए और गद्यांश को पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्न के उत्तर लिखने की कोशिश करिए। आगे फिर आप देखेंगे कि जैसे निबंध होते हैं तो निबंध को आप ये करिए कि लास्ट में जैसे आपके प्रश्न पूरे होते हैं तो लास्ट में जो समय बचता है उसमें निबंध लिखने की कोशिश करिए। और निबंध ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परिवेश से संबंधित जितनी बातें होती हैं उससे निबंध में लिखने की कोशिश करिए। निबंध का सबसे पहले आपको करना क्या होता है, एक रूपरेखा तैयार करना होता है, यानी आउटलाइन तैयार करनी होती है और उसी आउटलाइन के द्वारा आपको निबंध लिखना होता है। उसके बाद आपके पत्र होते हैं तो पत्र आदि चीज़ें ये एग्जाम में यानी सबसे पहले आप वर्ण विचार हैं, संज्ञा है, सर्वनाम, ये चीज़ें लिख लें। उसके बाद जो है आप पत्र लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पत्र लिखने के दो तरीके हैं, एक औपचारिक पत्र होते हैं, दूसरा अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो औपचारिक पत्र जो कहे जाते हैं, जैसे आप स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखते हैं यानी एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। तो औपचारिक पत्र आप लिखने का अभ्यास तो होगा। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं पत्र से संबंधित तो उस प्रश्नों को आप पढ़ें और प्रश्न को पढ़कर तब उसके उत्तर को लिखने का प्रयास करें। उससे पहले आप क्या करेंगे, देखिए उससे पहले आपको भाषा लिपि का ज्ञान होना चाहिए, वर्ण विचार का ज्ञान होना चाहिए, शब्द विचार का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ये भी आपको याद होना चाहिए। यानी आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, आदि चीज़ें पढ़े होंगे। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी चीज़ें होती है। तो आप क्या करेंगे कि संज्ञा का परिभाषा याद करेंगे और संज्ञा के कितने भेद होते हैं उन्हें याद करिए और इनसे संबंधित जो उदाहरण होते हैं उन्हें भी याद कर लिए। ठीक उसी प्रकार से सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसे आप पढ़िए और साथ में उदाहरण। उसके बाद जो क्रिया होती है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और उदाहरण के साथ। उसी प्रकार से विशेषण, देखिए विशेषण में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि विशेषण कहते किसे हैं और जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य में कौन विशेषण है उसे छांटना होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद आप कारक, देखिए कारक क्या होते हैं, जब आप हिंदी में पढ़ेंगे कारक तो कारक में कुछ
कारक चिन्ह होते हैं, उन कारक चिन्हों को हमको ध्यान रखना होता है। यानी जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों में कारक चिन्हों का हमें प्रयोग करना होता है, कारक चिन्हों को ढूंढना होता है। यानी कारक में क्या बताया गया आपको, विभक्तियां होती हैं। यानी हिंदी में विभक्तियां जो होती हैं शुरू होती हैं, जैसे द्वितीया तृतीया चतुर्थी से शुरू होती है, तो यहाँ पर कारक में कारक चिन्हों का पहचान करना होता है। उसके बाद जैसे दिया है जेंडर, जेंडर यानी लिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर लिंग हिंदी में वही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी आप सभी को तो मालूम है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान देना है आपको। उसके बाद संधि है, संधि किससे करते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, और भेदों के अंतर्गत देखेंगे तो संधि में जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और उनसे जो उदाहरण होते हैं, और उदाहरण जब दिखेंगे तो उसमें जो विग्रह होते हैं विग्रह को भी अच्छे तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ संधि को याद करेंगे। देखिए विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह का मतलब ये है कि जो वाक्य आप लिख रहे हैं उस वाक्य में कहाँ पर पूर्ण विराम, अल्प विराम या वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आदि जो चिन्ह होते हैं किस प्रकार से दिया जाए, तो यह आपके विराम चिन्हों में आता है। उसके बाद जो होते हैं वाक्य के भेद, यानी जो सेंटेंस होते हैं, यानी जो वाक्य होते हैं वाक्य कितने भेद होते हैं उन्हें पढ़ा जाता है। और उसके बाद समास, समास को पढ़कर, अलंकार को पढ़कर, और इन्हें यानी उदाहरण के रूप में अगर दिया जाता है तो उसे आप लिख सकते। देखिए समास में यहाँ पर आपको जैसे तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तो कुछ ऐसे शब्द होंगे, ये पूछा जाता है कि यह कौन सा समास है। ठीक उसी प्रकार से अलंकार के बारे में है। अलंकार का मतलब भी जानते हैं कि अलंकार को आभूषण कहा जाता है। तो यहाँ पर अलंकार बताया जाता है दो तरह से, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उनके भी भाग बताए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, अलंकार का परिभाषा, अलंकार के भेद, भेदों की परिभाषा और उदाहरण के द्वारा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको तो ये पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द, देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है और अनेकार्थक शब्द क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा भेद है। देखिए पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है कि जो शब्द होते हैं शब्दों के समान अनेक उनके अर्थ होते हैं, यानी जो शब्द होंगे उन शब्दों के समान उनके अर्थ भी होते हैं। लेकिन अनेकार्थक शब्द में क्या होते हैं, यहाँ पर शब्द एक होगा लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ होंगे वह कई होंगे। तो इसलिए पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द में अंतर ये होगा। आगे आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये आप तो पढ़ते हैं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होते हैं, यानी जो वाक्यांश दिए जाते हैं उनके सिर्फ एक शब्द आपको ढूंढना होता है या एक शब्द बताना होता है। उसके बाद आपको तत्सम और तद्भव शब्द क्या है। देखिए तत्सम और तद्भव को जानने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि तत्सम कहते किसे हैं। देखिए तत्सम का मतलब ये होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे हिंदी में ज्यों का त्यों आप रख देते हैं या लिख देते हैं तो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो अपने रूप को परिवर्तित करते हैं और परिवर्तित करने के बाद तब उन शब्दों को हम लिखते हैं। यानी ऐसे समझिएगा कि तद्भव में वे शब्द पहले संस्कृत थे तो संस्कृत के बाद पाली में हो गए, तो पाली के बाद जो है अपभ्रंश में हो गए, तो उनके जो शब्द होंगे उनके जो अर्थ होंगे तब हम जो है यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर तत्सम और तद्भव कैसे लिखेंगे ये बताए। उसके बाद आपके मुहावरे होती हैं और लोकोक्तियाँ होती हैं। देखिए मुहावरा क्या होता है, लोकोक्तियाँ क्या होती है, ठीक ना। लोकोक्तियाँ मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग होता है, और मुहावरा क्या है, ये वाक्यांश है, यानी जो वाक्य होते हैं वाक्य के जो अंश है इसे हम मुहावरा कहते हैं। और लोकोक्तियाँ जो लोक प्रचलित ये वाक्य होते हैं तो इनका हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, इनका हमें अर्थ जानना होता है, फिर इनके वाक्य के प्रयोग किस प्रकार से करेंगे इसे जानना होगा। फिर उसके बाद आप जो आपको कुछ वर्तनी दी जाती है, वर्तनी का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों को शुद्ध करना होता है, यानी वे शब्द अशुद्ध होते हैं और उन्हें आप शुद्ध करेंगे, यानी वर्तनियों को शुद्ध करना। उसी प्रकार से वाक्यगत अशुद्धियां होती हैं, यानी यहाँ पर शब्दों को शुद्ध करना था लेकिन यहाँ पर क्या है वाक्यगत, यानी जो शब्द से बने वाक्य होते हैं तो उनकी क्या अशुद्धियां होती हैं उन्हें आप यानी
सही करेंगे। उसके बाद मैंने आपको पत्र, निबंध, अपठित गद्यांश ये सारी चीजें बता दिया। अब हम आपको चले बताने के लिए कि संस्कृत को किस प्रकार से तैयारी करेंगे। देखिए संस्कृत में आप देखिए कि यहाँ पर आपको संस्कृत में भी गद्यांश होते हैं, संस्कृत में आपके श्लोक हैं, संस्कृत में आपके खाली स्थान सही गलत है, और संस्कृत में भी प्रश्न उत्तर होते हैं। तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि संस्कृत के 2 गद्यांश होते हैं और वह गद्यांश संस्कृत में रहेंगे, यानी संस्कृत भाषा में रहेंगे, और संस्कृत भाषा को पढ़ने के बाद उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले जो गद्यांश होते हैं, और गद्यांश में छिपे हुए जो शब्द होते हैं उन शब्दों का हमें हिंदी अनुवाद करना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर अर्थ जानेंगे तभी हम संस्कृत के उन गद्यांशों का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद संस्कृत में जो श्लोक होते हैं और उस श्लोक को आप पढ़िए, और वह श्लोक किस में रहेगा, संस्कृत में रहेगा। तो संस्कृत के श्लोकों को पढ़कर उसे हिंदी अनुवाद करिए और हिंदी अनुवाद करके उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उसके बाद आप देखिए रहे खाली स्थान है, सही गलत है, और आगे है कि जो आप गद्यांश पढ़ते हैं यानी संस्कृत के गद्यांश और श्लोक उससे संबंधित प्रश्न उत्तर होते हैं। ठीक है, अब उस प्रश्न उत्तर को आप संस्कृत में लिखिए, हिंदी में नहीं। ठीक है, यानी जो संस्कृत के आपके गद्य और श्लोक होते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को आप संस्कृत में लिखिए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के अर्थ को भी जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि संस्कृत में वे कौन कौन से ऐसे पाठ हैं या वे कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिसे आप करके यानी अंक ले आ सकते हैं। उसके बाद संस्कृत में या संस्कृत के अंतर्गत जो व्याकरण होते हैं, देखिए व्याकरण में करना क्या है कि आपको संधि के बारे में पढ़नी है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे उसी प्रकार से संस्कृत में भी संधि होती है। थोड़े से संधि में अंतर होती है, लेकिन जहां तक माना जाता है कि हिंदी और संस्कृत की जो संधियां होती हैं सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो उसे आप व्याकरण में देख सकते हैं, संस्कृत व्याकरण के अंदर उसे देखिएगा। उसके बाद जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द था, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में पर्यायवाचक शब्द होता है। उसी प्रकार से विलोम शब्द होता है, यानी संस्कृत में विलोम शब्द है जैसे हिंदी में विलोम शब्द था। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो संस्कृत में आपको शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी ये 2 रूप आपको मिलेंगे। देखिए शब्द रूपाणी में क्या है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है विभक्तियाँ का कि हमारे पास संस्कृत में कुल कितनी विभक्तियाँ होती हैं। तो विभक्तियों को देखा जाए तो जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी होती है। तो विभक्ति को देखते हुए उसके बाद जो वचन होते हैं, तो संस्कृत में यहाँ पर आपको 3 वचन बताए जाते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उनमें जो शब्द रूप होते हैं चाहे वह आकारांत हो, इकारांत हो, तो कैसे शब्द रूपाणी चलेंगे उसे हमें याद रखना है कि प्रथमा में कैसे शब्द रूप चलेगा, द्वितीया में कैसे, तो इसे याद ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से धातु रूप होते हैं। अब धातु रूप में कुछ धातुओं के नाम होते हैं जैसे क्रिय धातु, दृश्य धातु, और उसमें आपको बताया जाता है कि कुछ लकार है, और लकार को देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 लकार होते हैं। तो पांचों लकार में अगर देखें तो वचन तो वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक उसी प्रकार से उसमें आपको पुरुष बताए जाते हैं। तो पुरुष में क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उसमें हमें शब्द रूपाणी ध्यान देना है कि लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग में कैसे धातु रूप चलेगा। तो इसे याद करना, यानी शब्द रूपाणी को धातु रूपाणी इसे याद ही करना है लिख लिख कर। उसके बाद जो होता है आप संख्यावाची पदानी। देखिए संख्यावाची पदानी का मतलब ये लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए जैसे हम लोग हिंदी में जो गिनतियों को लिखते हैं यानी 1 2 3 4 5, ठीक उसी प्रकार से आपको संस्कृत में उन्हें लिखना होता है। ठीक ना, जैसे हिंदी में 100 होता है तो संस्कृत में उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को आपको लिखना होता है, यानी जो संख्या वाच्य पदानी दी गई है उसे आप संस्कृत में लिखिए। उसके बाद लास्ट होता है संस्कृत का अनुवाद। देखिए अनुवाद यानी हिंदी दिया रहेगा और हिंदी से कैसे आप उसको अनुवाद करेंगे यानी ट्रांसलेट। अंग्रेजी में आप टेंस पढ़े होंगे, ठीक वैसे ही
संस्कृत के भी अनुवाद होते हैं, लेकिन संस्कृत के अनुवाद को यहाँ ध्यान रखना पड़ता है, जैसे धातु रूपाणी से, उसके बाद जो है शब्द रूपाणी होते हैं उससे, उसके बाद कारक चिन्हों से हमें ध्यान देकर तभी अनुवाद को लिखना होता है, ठीक ना। यानी हिंदी दिया रहेगा, हिंदी से कैसे हमें संस्कृत में अनुवाद बनाना है, तो उन्हें हमें करना क्या होगा कि उसमें जो काल होंगे, चाहे वर्तमान काल होंगे, चाहे भूतकाल, भविष्य काल, तो उसका ध्यान देकर हमें अनुवाद करना होगा। और यह अनुवाद बिल्कुल मस्ट होता है संस्कृत का, क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका यानी संस्कृत में हिंदी से अनुवाद कर सके। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप संस्कृत और हिंदी से संबंधित जितने पाठ हैं, यानी मान लेते हैं संस्कृत से संबंधित जितने पाठ हैं उसे आप अच्छे ढंग से पढ़िए, उसी प्रकार से हिंदी से संबंधित जितने पाठ हैं उसे आप पढ़िए, यानी व्याकरण पर विशेष ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से संस्कृत है तो संस्कृत के व्याकरण पर विशेष ध्यान दीजिए, तो जिससे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको हिंदी और संस्कृत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे जो आपको एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कराएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।